गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं और आज हम अपनी नेक्स्ट फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आपने एक एक वर्ड जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, एक एक वर्ड आपने अपनी कॉपी के अंदर उतारना है, तभी आपके नोट्स तैयार होंगे। और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है मैंने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या टॉपिक का नाम है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो रेफर हैज़ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन स्प्लाइसिंग। राइट, सही बात आ रही है। क्या बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, किसे कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है आल्सो रेफर हैज़, हम इसे और भी कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन स्प्लाइसिंग, वन काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग द मैनिपुलेशन ऑफ द डीएनए। ये कहता है एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं। डीएनए का क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं। दोबारा से देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। बोलता है जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम क्या कह सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोल सकते हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन स्प्लाइसिंग, मतलब कटिंग करना। जीन स्प्लाइसिंग का मतलब होता है जीन की कटिंग करना। बोलता है वन काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी ही है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डीएनए का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। कहता है डील विद द आइसोलेशन ऑफ यूजफुल जीन्स फ्रॉम द अ वैरायटी ऑफ सोर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर रिपेयर, इम्प्रूवमेंट, परफेक्शन एंड मैचिंग ऑफ ए जीनोटाइप। तो कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम किससे डील कर रहे हैं। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम डीएनए को रिकॉम्बिनेट मतलब दोबारा से तैयार कर रहे हैं अपने तरीके से। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म डीएनए को दोबारा से तैयार कर रहे हो अपनी, यानी कि जीन की स्प्लाइसिंग कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो। जो नहीं चाहिए वो हम हटा दे रहे हैं, जो चाहिए उसे जोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? डीएनए का मैनिपुलेशन। कहता है इसका मतलब हम इस फील्ड में जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं विद आइसोलेशन ऑफ द यूजफुल जीन। हम क्या कर रहे हैं? जीन्स को आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है उसे अलग अलग करना। जो हमारे लिए अच्छे जीन्स हैं, जो हमें यूजफुल जीन्स हैं, उन्हें हम आइसोलेट कर रहे हैं। टोटल किस में से? फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्स। जो हमारे पास टोटल जो सोर्स है, माना कि मैं एक बात करूँ कि मेरे बर्तन में मेरे पास 1000 कॉइन पड़े हैं एक बर्तन के अंदर, प्लेट के अंदर, और मैं उन प्लेट में से न्यू वाले कॉइन्स को अलग कर रहा हूँ। वो मेरे लिए यूज़फुल है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो न्यू कॉइन है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो मैं उनको छांट रहा हूँ। तो वैसे वो कहता है कि आपके पास जो जीन्स का जो सोर्स है, उस सोर्स में से हम यूज़फुल जीन्स को आइसोलेट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन। फिर हम उन जो हमने अलग किया उनसे हमने नया कॉम्बिनेशन बनाया, और उससे क्या बनेगा? नया डीएनए बना। उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसकी हेल्प, इसका फ़ायदा क्या होगा? फॉर रिपेयर, डीएनए फॉर रिपेयर, इम्प्रूवमेंट, परफेक्शन और मैचिंग ऑफ ए जीनोटाइप। मतलब हम इसका यूज़ रिपेयर में कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट में कर सकते हैं, परफेक्शन में कर सकते हैं, और एक अच्छे जीनोटाइप की मैचिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम इसके अंदर करते हैं। कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग मे बी डिफाइंड एज, अब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे परिभाषित कर सकते हो? कहता है अ टेक्निक फॉर आर्टिफिशियल एंड डिलिबरेटली मॉडिफाइड द डीएनए जीन टू सूट द ह्यूमन नीड। कहता है ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग जब हम एक आर्टिफिशियल तरीके से, और क्योंकि आप खुद कर रहे हो तो ये नेचर तो कर नहीं रही, तो ये आर्टिफिशियल तरीका हुआ। और दूसरा क्या है? हम क्या कर रहे हैं? डिलिबरेटली मॉडिफाइड द डीएनए। हम जीन्स को यानी कि डीएनए को मॉडिफाइड कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस जो कि ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जो ह्यूमन के लिए सही है उसके अकॉर्डिंग हमने जीन के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से मॉडिफिकेशन की। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या डेफिनेशन बनी? अ टेक्निक फॉर आर्टिफिशियल एंड डिलिबरेटली मॉडिफाइड डीएनए टू सूट द ह्यूमन नीड्स। कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रेकअप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एट टू डिजायर प्लेसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, RES रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट। वो कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जब आप ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम डीएनए मॉलिक्यूल को ब्रेकेज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। कहाँ से तोड़ते हैं? एट दी टू डिज़ायरेबल प्लेसेस, वहाँ से तोड़ेंगे। उन दो स्थानों से तोड़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। डिज़ायर मतलब हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और ऐसा किसकी हेल्प से करेंगे? हम डन विद दी हेल्प ऑफ, इसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। वो क्या करेगा? टू आइसोलेट ए स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट। वो क्या करेगा कि
मेरे पास माना कि मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, जैसे ये है मेरे पास, ये डीएनए है, ठीक है, ठीक है, ये डीएनए है। तो अगर मेरे को अगर ये हिस्सा चाहिए, मतलब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को एक कट यहाँ लगाना पड़ेगा, एक कट यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी तो वो ये जो सेगमेंट है जो चाहिए मुझे, इतना जो सेगमेंट चाहिए वो मेरा बाहर निकल के आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि हमें दो जगह कट लगाना पड़ेगा अपनी इच्छा के अनुसार, और जो काटने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम। और उससे क्या होगा, जो डीएनए का सेगमेंट हम आइसोलेट करेंगे वो अलग हो जाएगा, ठीक। देन इंसर्ट इट इन ए अनदर डीएनए मॉलिक्यूल एट ए डिजायर पोजीशन। और ये जो सेगमेंट हमने डीएनए का काट के अलग किया, उसको हम वहाँ फिट कर देंगे जिस डीएनए मॉलिक्यूल में हमें उसे करना है ना, अपनी डिजायर पोजीशन के अंदर हम उसे डीएनए की उस पोजीशन पे ऐड कर देंगे। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्निक कॉल्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब कहते हैं जिस माना मेरे पास ये कोई डीएनए था, है ना, ये डीएनए था और एक डीएनए ये है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से उठाकर उसको यहाँ डाल दिया, तो मतलब इतने काट काट के मैंने इसको यहाँ फिट कर दिया। तो ये जो नए वाले में फिट किया, अब इसका नाम पड़ जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्निक की हेल्प से किया उसे कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसकी इतनी बात क्लियर होगी। कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एम एट एडिंग, रिमूविंग और रिपेयरिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। वो कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन उद्देश्य क्या है, ऐड करना, रिमूव करना और रिपेयर करना। किसकी करना, आपके जेनेटिक मटेरियल की रिपेयर करना है। मतलब आपकी किसी एक जेनेटिक, मतलब पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, आपका जो टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसके किसी एक हिस्से की एडिंग करना, रिमूविंग करना या रिपेयरिंग करना। कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। समझ आ रही बात। हम आपको पता है, माना कि कोई ऐसा, अगर हम पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हमें पता चला कि कोई एक फैमिली है जिनके पूर्वजों से उनके अंदर कोई बीमारी चली आ रही है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जो उनकी अभी जो लेटेस्ट वाली जो प्रेजेंट जनरेशन है उसमें से हम उसकी सेल में से, मतलब उसकी जो जर्म सेल्स हैं या उसकी बॉडी में से उस डीएनए को कट ऑफ कर देंगे, वो जीन्स को कट ऑफ कर देंगे जो वो डिसीज़ में पैदा कर रहा था। तो उससे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो विदाउट डिसीज़ आएगी, उनको अंदर वो बीमारी दोबारा कभी नहीं होगी। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या होगी, हमें मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। आगे देखते हैं। कहते हैं साइंटिस्ट थे पॉल बर्ग, क्या नाम था उनका, पॉल बर्ग, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं उन्हें, फादर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, फादर ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर द जीन ऑफ ए SB40 वायरस, नाम था साइमन वायरस, SIMIAN, सीमन वायरस, ठीक है। कहाँ डाला उसने, इनटू द ई कोलाई विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेस। तो कहता कि जो पॉल बर्ग थे, जिन्हें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीन को ट्रांसफ़र किया था, कहाँ से कहाँ, जीन का ट्रांसफ़र किया ऑफ SV40 वायरस इनटू द ई कोलाई। उन्होंने SV40 वायरस को ट्रांसफ़र किया ई कोलाई के अंदर विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फेज, और उनको नोबेल प्राइज़ दिया इस बात के लिए 1980 के अंदर, मेडिसिन के क्षेत्र में उनको 1980 में इस बात के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज़। इन्होंने क्या किया, जीन का एक टुकड़ा, मतलब SV40 वायरस को, जो जीन्स उसके वायरस को ट्रांसफ़र किया ई कोलाई के अंदर। कहता है कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द आउटकम ऑफ टू वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी मेड इन द बैक्टीरियल रिसर्च। वो कहता है कि जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है वॉज द आउटकम ऑफ टू वेरी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। वो कहता है ये किसका आउटकम है, किसका हमें परिणाम निकला, जब हमने बैक्टीरिया के अंदर दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जब हम बैक्टीरियल रिसर्च कर रहे थे, क्या रिसर्च थी वो, पहली रिसर्च थी प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट कॉल्ड द प्लाज्मिड। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आप बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हो, बैक्टीरिया ऐसा होता है, तो बैक्टीरिया में एक तो उसका खुद का अपना जेनेटिक होता है मटेरियल, और एक उसके पास एक्स्ट्रा होता है छोटा सा, ठीक है ना। और ये जो दिख रहा है छोटा सा एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ये लेकिन ये अलग है मेन जेनेटिक मटेरियल से, इसे कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक। तो कहता है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, ये कंसेप्ट कहाँ से निकला, बोलता है ये निकला जब बैक्टीरिया की रिसर्च चल रही थी, बैक्टीरियल रिसर्च कर रहे थे, तब वहाँ उस टाइम हमें दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस डिस्कवरी हुई, और उनका परिणाम है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ठीक, ये जो कंसेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का वहाँ से निकला। क्या रिसर्च थी वो? पहला बात कि हमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले बैक्टीरिया के अंदर, जो हमें क्या मिले? प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट। हम बैक्टीरिया सेल के अंदर हमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट मिले, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। कहते हैं प्लाज्मिड रिप्लिकेट अलॉन्ग विद द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरियम। इसके अंदर पावर होती है कि जैसे जैसे बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया सेल का जो क्रोमोसोम डीएनए वो क्या करता है? रिप्लिकेट करता है, वैसे ये भी कर सकता है। ठीक, कहने का मतलब कि जैसे हमारे पास ये बैक्टीरिया सेल है और इसके अंदर ये तो इसका है, ये जेनेटिक खुद का जेनेटिक मटेरियल, और ये प्लाज्मिड है। जब ये 1 से 2 बनाएगी ना, तो ये वाली बैक्टीरिया सेल और ये वाली इनके इसके पास भी अपना वो आएगा और साथ में प्लाज्मिड भी आएगा, ये भी आएगा। और तो कहने का मतलब ये जो आपका प्लाज्मिड है, इसके अंदर पावर है रिप्लिकेशन की, ये भी अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक, दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज विच कट द डीएनए स्पेसिफिक साइट्स। तो कहता है कि इसके अलावा हमें बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम मिला जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, जिसके अंदर पावर थी कि ये डीएनए को किसी भी स्पेसिफिक साइट से कट कर सकता है, काट सकता है। तो इसीलिए हम इस एंजाइम को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। हम इसको आणविक कैंची के नाम से पुकारते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। समझा की बात? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची के नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी विशेष जगह से काट सकता है, जिस साइट पर, जिस जगह से हम चाहते हैं। आगे बात करते हैं टूल एंड टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि क्या क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग की टूल्स हैं और उसकी क्या टेक्निक्स हैं, मतलब क्या क्या हमें इसमें चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, कौन कौन से इसके अंदर यंत्र आते हैं और कौन कौन से इसके तरीके हैं कि जिससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो पहले हम टूल्स की बात कर लें कि कौन कौन से आपके इसमें टूल्स आते हैं। कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व द कटिंग ऑफ डिज़ायर सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो बोलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? कटिंग करेंगे डिज़ायर सेगमेंट की ऑफ डीएनए, मतलब जिस डीएनए सेगमेंट की हमने कटिंग करनी है उसकी हम कटिंग करेंगे, किसी भी डिज़ायर सेगमेंट की। मतलब डीएनए का कोई हिस्सा, माना मेरे पास कोई डीएनए बहुत लंबा फीता है और उसमें मुझे एक सेगमेंट जो मुझे मेरे लिए यूज़फुल है, उस सेगमेंट को मैं सबसे पहले कट करूँगा। ठीक, एंड पेस्टिंग ऑफ दिस डीएनए इन अ वेक्टर, और फिर मैं क्या करूँगा? उस डीएनए की पेस्टिंग कर दूंगा किसी वेक्टर के अंदर टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट, ताकि मेरे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर डीएनए, मतलब कहने का मतलब क्या है? मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मेरे पास कोई डीएनए है, जैसे ये मेरे पास डीएनए है और ये डीएनए, मुझे ये हिस्सा पसंद आया, मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद मैं क्या करूँगा? उसे पेस्ट कर दूंगा। कहाँ कर दूंगा? वेक्टर के ऊपर। अब वेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा? व्हीकल का रोल कौन प्ले करेगा? वो जो प्लाज्मिड है, ये मेरे पास एक प्लाज्मिड डीएनए, मैं इसको इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कैसे करूँगा? मैं पहले से यहाँ से कट करूँगा, कट करने के बाद इसकी यहाँ फिटिंग कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से समझो कि मैंने ये जो कटा हुआ हिस्सा यहाँ फिट कर दिया। तो बाद में जब ये रिप्लिकेट करेगा, ये अपना नंबर बढ़ाएगा, तो ये भी साथ में रिप्लिकेट करेगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या तैयार हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या तैयार हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलिए देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। इतनी अभी तुमने सिर्फ मेन बात की है, ऊपर ऊपर से बात की है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिज़ायर जो सेगमेंट होता है डीएनए का, उसे हम काटते हैं, फिर उसे पेस्ट कर देते हैं एक वेक्टर के ऊपर जो उसको लेके जाएगा, और बाद में फिर हमारे पास क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाएगा। कैसे होता है अब हम देखते हैं। पहले कहता है बायोलॉजिकल टूल यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट। कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए हमें बायोलॉजिकल टूल यूज़ करने होते हैं जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो सके। आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जिसमें हमने रिकॉम्बिनेशन की है, मतलब उसको दोबारा से तैयार किया है। उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए, व्हीकल चाहिए या वेक्टर जो डीएनए ही है, और एक पैसेंजर डीएनए चाहिए और एक होस्ट सेल चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए आपको। कौन कौन? एंजाइम, व्हीकल और वेक्टर डीएनए, पैसेंजर डीएनए और होस्ट सेल। इतनी बात समझ आ रही है? तो पहले हम एंजाइम की बात कर लें, बाकी बाकी हम धीरे धीरे सबकी बात करेंगे। पहले हम एंजाइम की डिस्कशन कर लेते हैं। कहता है नंबर ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ द एंजाइम्स आर एम्प्लॉयड। वो कहता है बहुत सारे विशेष प्रकार के और कई प्रकार के एंजाइम हम इस काम में इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। कहते हैं इंक्लूडिंग लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम और जॉइनिंग एंजाइम। ये सारे एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर।
कौन कौन सा एंजाइम बताया उसने? लाइसिंग, क्लीविंग, सिंथेसाइजिंग और ज्वाइनिंग, ये सारे हमें एंजाइम चाहिए। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं लाइसिंग एंजाइम की। कहते हैं जो लाइसिंग एंजाइम है आर यूज फॉर द ओपनिंग द सेल टू गेट डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो लाइसिंग एंजाइम का काम क्या है? सबसे पहले सेल्स को ओपन करना, किस लिए? ताकि हमें टू गेट द डीएनए, हमें वहाँ से डीएनए मिल सके, किसके लिए? अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो लाइसिंग एंजाइम का काम क्या है? सेल को खोलना। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज कॉमनली डिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ लाइसिन। तो कहते हैं जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसे आप डिजॉल्व, घोल सकते हो, घुला सकते हो, हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। उसके बाद आता है क्लीविंग एंजाइम। कहता है इसका क्या यूज़ है? आर यूज़ फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल के लिए यूज़फुल होती है। इसके 3 टाइप होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कहता है जो क्लीविंग एंजाइम है वो 3 प्रकार का है। क्लीविंग होता है जो काटने वाला, लाइजिंग है खोलने वाला, क्लीविंग काटने वाला, जो डीएनए मॉलिक्यूल को काटेगा। तो बोला 3 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इतनी बात समझ आ रही है? तो अब जी देखो हमारे पास ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये इसे कट कर रहा है, देख रहे हो आप कटिंग कैसे कर रहा है। तो कहता है कि एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है? ये कट लगाता है, कट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। जो एक्सोन्यूक्लियस आपका एंजाइम है ये, है ना, जो क्लीविंग एक्सोन्यूक्लियस जो आपका क्लीविंग एंजाइम है, ये कट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड को काटेगा फ्रॉम 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ। क्या कर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सा एंजाइम किस साइड से काट रहा है। तो कहता है जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कट ऑफ करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, कहाँ से कहाँ की साइड? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ डीएनए मॉलिक्यूल को। मतलब वो हमेशा कट लगाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ नहीं काटेगा। कैसे काटेगा? 5 प्राइम से। जैसे अब देखो कट लगाया तो बना 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये बना 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो कटिंग ऐसे लगाएगा ये। ठीक, एंडोन्यूक्लियस ब्रेक द डीएनए डुप्लेक्स एट द एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड। वो कहता है जो एंडोन्यूक्लियस होता है, जो दूसरा वाला है एंडोन्यूक्लियस, वो कहीं से भी काट सकता है डीएनए को, डीएनए डुप्लेक्स को, लेकिन जो कटिंग करेगा वो एनी पॉइंट, कहीं से भी काट सकता है लेकिन किनारे से नहीं काटेगा। और जो एक्सोन्यूक्लियस है ये जो न्यूक्लियोटाइड को काटता है वो काटता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, दिख रहा है ना? कट जो लगाया है उसने 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये ना 5 प्राइम और दूसरे का 3 प्राइम। मतलब कि एक का 5 प्राइम काटा, एक का 3 प्राइम काट काट दिया उसने। समझ आ गई बात? अब ये 5 प्राइम 3 प्राइम कैसे होती है? तो आपको पता है कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड जो जुड़े होते हैं, तो ये ऊपर वाले बैंड का उसने 5वें कार्बन से काटा और दूसरे वाले में उसने तीसरे वाले कार्बन की पोजीशन से काटा, तब नाम पड़ा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ऐसे नहीं काटेगा कि एक बैंड का वो 3 प्राइम हिस्सा काटे और दूसरे का 5वें नंबर वाले कार्बन से काटे, ऐसे नहीं, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये कटिंग हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं। दो तो हमने बात की। आपको पता है हमारे पास जो क्लीविंग एंजाइम थे वो 3 टाइप के थे, एक्सो, एंडो और रिस्ट्रिक्शन। अब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। कहता है क्लीव द डीएनए डुप्लेक्स एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन सच अ वे दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड फ्री एंड्स। ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए डुप्लेक्स को ऐसे काटता है, ऐसे स्पेशल पॉइंट से काटेगा जिससे कि दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्टैंड फ्री एंड्स। मतलब कि ये ऐसे काटेगा ना, जैसे मेरे पास अभी डीएनए डुप्लेक्स था ऐसे, है ना, ये डीएनए डुप्लेक्स था। जब आप इसके ऊपर ये वाला एंजाइम गिराओगे, कौन सा एंजाइम गिराओगे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये कैसे कटेगा? इस तरीके से। देख रहे हैं कि यहाँ भी उसका लटक रहा है थोड़ा सा हिस्सा और इधर भी थोड़ा लटक रहा है, इस तरीके से काटता है ये। तो क्लीव ये काटेगा डीएनए डुप्लेक्स को एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन सच अ वे, किसी विशेष जगह से, और इस तरीके से काटेगा दे कम टू पोजेस, कि वो ऐसे हो जाएंगे कि शॉर्ट सिंगल स्टैंड फ्री एंड, कि उनका थोड़े थोड़े हिस्से फ्री झूलते रहेंगे आगे की तरफ। समझ आ रही बात? कैसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या होगा, जैसे ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स, और मैंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, तो
अब जब ये कटिंग करेगा इसकी तो इस तरीके से कर देगा। देख रहे हो आप, मतलब इसने ऐसा काटा इसको कि ये यहाँ थोड़ा झूलता हुआ हिस्सा रह गया और यहाँ थोड़ा झूलता हुआ हिस्सा रह गया। इस तरीके से कटिंग करेगा। तो बात समझ आ गई। तो उसने कहा कि स्पेसिफिक पॉइंट इन सच अ वे दे कम टू पोजेस शॉर्ट सिंगल स्टैंड फ्री एंड, तो वो थोड़े फ्री एंड रह जाएंगे। एग्जाम्पल उसने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोलाई कोर 1 फ्रॉम द इचिचिया कोलाई। ये कहाँ से मिला हमें? ई कोलाई से मिला है। रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस, ये किस बेस सीक्वेंस को पहचानता है? GAATTC या CTTAAG इन द DNA डुप्लेक्स। DNA का जो डबल हेलिक्स है उसके अंदर ये इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है एंड क्लीव, और ये काट देता है स्टैंड बिटवीन द G और A। G और A के बीच में ये कटिंग कर देगा। G और A के बीच में ये कट लगाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमें कहाँ से मिलता है? बैक्टीरिया से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर यूजफुल टू बैक्टीरिया। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के लिए बहुत यूजफुल हैं, बिकॉज एंजाइम ब्रिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वायरल DNA। क्योंकि इनका काम क्या है? इनका काम है वायरल DNA को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना विदाउट अफेक्टिंग द बैक्टीरियल जीनोम। जबकि जो बैक्टीरिया का जीनोम है, जेनेटिक मटीरियल, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कहता है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका काम है वायरल DNA को फ्रेगमेंट में डिवाइड करना बिना किसी हानि पहुंचाए बैक्टीरिया के जीनोम को। कहते हैं इसकी जो डिस्कवरी थी वो अर्बर, स्मिथ और नैंथल्स ने की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1978 के अंदर। कहता है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है एग्जिस्ट इन दी मैनी बैक्टीरिया, बहुत बैक्टीरिया मिलता है। बिसाइड द क्लीवेज सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आल्सो हैव ए कैपेबिलिटी और मॉडिफिकेशन। वो कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। बिसाइड क्लीवेज बोलता है कटिंग करने के अलावा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर हमें और भी बहुत सी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। मॉडिफिकेशन इन दी फॉर्म ऑफ मिथाइलेशन, और ये मॉडिफिकेशन हमें किस रूप में मिलती है? मिथाइलेशन के रूप में मिलती है। मतलब इसके ऊपर CH3 ग्रुप लग जाता है। बाय मिथाइलेशन बैक्टीरियल DNA मॉडिफाइड देयरफॉर प्रोटेक्ट इट्स ओन क्रोमोसोमल DNA फ्रॉम द क्लीवेज बाय देयर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो वो कहता है कि जब इसी मिथाइलेशन की वजह से क्या होता है, बाय द मिथाइलेशन की वजह से जो बैक्टीरियल DNA होता है ना, उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। तब उस पर जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोजाइम का जोर नहीं चलता। मतलब कि क्या कह रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बहुत बैक्टीरिया मिलता है। बिसाइड क्लीवेज सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आल्सो हैव कैपेबिलिटी ऑफ द मॉडिफिकेशन। तो ये कटिंग के अलावा और भी काम करते हैं। ये क्या कर देते हैं, जो बैक्टीरियल DNA होता है ना, जो बैक्टीरिया का खुद का जो DNA उसे मिथाइलेटेड कर देते हैं। उसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा देंगे, मिथाइलेशन कर देंगे। उससे क्या होगा, उसका खुद का DNA बच जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लीवेज से। वो उसे क्योंकि क्लीवेज तब होता है जब मुंह खुले हो। अब अगर आप CH3 ऊपर CH3 लगा दोगे, मिथाइलेशन कर दोगे, तब ये नहीं काट सकता। तो एंडोन्यूक्लियस कटिंग का भी काम कर रहा है और मिथाइलेशन काम भी कर रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बिकॉज दे कैन बी यूज्ड इन विट्रो टू रिकॉग्नाइज एंड क्लीव द स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस कंसिस्टिंग द 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड। कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसे हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसे हम विट्रो कंडीशन के अंदर भी, विट्रो मतलब सेल से बाहर, वीवो होती है सेल के अंदर, तो हम लैब के अंदर भी हम इसकी सहायता से एक तो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और काट सकते हैं किसी भी DNA स्पेसिफिक सीक्वेंस को। और जो सीक्वेंस कितने का हो, 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो। इतनी बात क्लियर हो गई। कहता है दिस स्पेसिफिक 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन साइट। तो कहता है ये जो स्पेसिफिक साइट है ना, जो आपने अभी बात की कि रिस्ट्रिक्शन, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो हमारे पास जो आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विट्रो कंडीशन के अंदर पहचानने का और काटने का काम करता है एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को
जो 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है वो सीक्वेंस, है ना। वो कहते हैं ये जो 4 से 8 जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हो? रिस्ट्रिक्शन साइट। और ये कैसी होती है? प्लैंड्रोमिक। हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्लैंड्रोमिक सीक्वेंस होती है जो 5 से 3 एंड की तरफ भी सेम हो और 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ भी सेम हो, है ना। जैसे ये हमने बात की हुई है एंड मैडम डी एन, जैसे AND MADM और DN। यहाँ से काउंट करूँ तब भी वैसे ही आएगा, ए इधर भी ए। यहाँ से काउंटिंग करूँ तो भी वही नंबर आएंगे। यहाँ से काउंट जैसे ANDMADAM। अब यहाँ से काउंट करूँ तो ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, इधर भी एन है, इधर भी एन है, इधर भी डी है, इधर भी डी है। दोनों साइड से काउंटिंग कर लो आप, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, सेम सीक्वेंस आएगा। इसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कहता है हैज़ ए रिजल्ट ऑफ DNA फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय द क्लीवेज विद दीज एंजाइम्स हैव शॉर्ट सिंगल स्टैंड ओवरहैंग एट ईच एंड। तो वो कहता है कि जब आपको ऐसे DNA फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ऐसे जो DNA के फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस क्लीवेज के द्वारा, जो आपने ये कटिंग की है और इन एंजाइम्स की हेल्प से की है, तो आपको ऐसे शॉर्ट सिंगल स्टैंड मिलेंगे जो ओवरहैंग कर रहे होंगे, लटक रहे होंगे एट द ईच एंड, दोनों साइड। दीज काइंड ऑफ द एंड कॉल्ड स्टिकी और कोहेसिव एंड। और ऐसे झूलते हुए हैंड्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टिकी, चिपचिपे और कोहेसिव एंड। बिकॉज बेस पेयरिंग बिटवीन देम कैन स्टिक द DNA मॉलिक्यूल बैक टुगेदर अगेन। तो वो कहता है कि ये जो कोहेसिव, चिपचिपे या जो स्टिकी एंड्स होते हैं, इन्हें हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बेस पेयरिंग बिटवीन देम कैन स्टिक द DNA मॉलिक्यूल बैक टुगेदर अगेन। मतलब कि इनके बीच में अभी भी जो चिपके हुए हिस्से हैं वो दोबारा से उनको चिपकाने में हेल्पफुल होते हैं। समझा रही बात? कहने का मतलब है कि जैसे मेरे पास, जैसे मैं अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे, जैसे मेरे पास हम बात कर रहे थे कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास DNA है, ये DNA है, इसको मैंने एंजाइम डाला और इसकी कटिंग हो गई ऐसे। यहाँ से मैंने कट किया तो एक तो बना ऐसे और एक बना ऐसे। सॉरी, दूसरा वाला थोड़ा गलत हो गया। एक बना ऐसे और एक बना ऐसे, है ना। और ये हमारा हुआ झूलता हुआ जो उसका हिस्सा है। तो कहते हैं इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब इनको दोबारा से हमें चिपकाना पड़ेगा तो ये ईजिली चिपक जाएंगे, क्योंकि ये अभी ये हिस्से तो चिपके हुए हैं, ये वाले तो, है ना, इस तरीके से। अब देखो ये कट कर रहा है, ये हमारे पास स्टैंड था 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5, और ये कटिंग क्या करता है? जी और ए के बीच में कट लगाएगा। कट लगाते ये ऐसा हो जाएगा। कट लगाने के बाद ये तो चिपका है अभी, बाकी चीज़ ये झूल रहा है, इसका भी एक झूल रहा है हिस्सा और ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये बालों को जब रीगेन करना होगा तो ईजिली चिपक जाएंगे। कहता देयर फोर बाय कटिंग 2 डिफरेंट DNA सैंपल विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कटिंग के बाद हमें 2 डिफरेंट सैंपल्स मिलते हैं विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एंड द मिक्सिंग द फ्रेगमेंट टुगेदर द रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कैन बी जनरेटेड। और जब आप इन दोनों को फ्रेगमेंट को दोबारा जोड़ोगे तो क्या होगा? आपके पास रिकॉम्बिनेंट DNA का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा। ठीक। तो कहता है कि एग्जांपल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सीक्वेंस है जहाँ पे काम करता है। एक होता है ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंड थर्ड, बैम फर्स्ट, हैक थर्ड, ये सारे एंजाइम्स के नाम हैं। और ये कटिंग कहाँ कहाँ लगाते हैं उनकी मैंने मार्किंग की हुई है। ये GA के बीच में लगा रहा है, यहाँ भी ये GA के बीच में लगता है। ये जो हिंड थर्ड है ये 2 एडिनिन के बीच में कट लगाता है। जो बैम फर्स्ट है ये कहाँ लगाएगा? डबल ग्वानिन के बीच में। जो हैक थर्ड है ये कहाँ कट लगाता है? G और C के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। तो जब कटिंग कर देगा तो ऐसे बैंड बन जाएंगे। ये उनके रिजल्ट है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ सोर्स, ई कोलाई, इचिचिया कोलाई कंटेनिंग ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मिड RI, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिलता है, बैसिलस एमाइलो इक्विटेंस से मिलता है, और हीमोफिलस एगीइप्टस से मिलता है। तो ये सारे नाम हैं जिनसे ये मिलते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, उनको अच्छे से याद करें और लिख लें कि कौन किससे रिसीव हो रहा है। मतलब जो आपको ई कोलाई RI ये नाम है आपके एंजाइम का, ये कहाँ से मिल रहा है? इस वाले सोर्स से। हिंड थर्ड किससे मिल रहा है? इससे। बोम फर्स्ट किससे मिल रहा है? इससे। और हेई किससे मिल रहा है? हेई थर्ड इससे मिलेगा। ठीक। तो आपने ये इको RI, हिंड थर्ड, बैम फर्स्ट और हैक थर्ड याद कर लेने।
अब बात करते हैं हमारा अगला जो एंजाइम है। ये तो हमने सिर्फ एंडोन्यूक्लियस के बारे में, जो हमारा क्लीविंग एंजाइम था उसके बारे में देखा था। अब बात करते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। कहता है यूज टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंप्लीमेंट्री टू द एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट। ये होता है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इसका काम क्या है? नए नए स्ट्रैंड्स बनाना, किसके? डीएनए के। किसकी हेल्प से? कंप्लीमेंट्री, संपूरक, कंप्लीमेंट्री टू एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट। तो आरएनए टेम्पलेट से या एग्जिस्टिंग डीएनए की कंप्लीमेंट्री से नए डीएनए बनाना, ये इस एंजाइम की खासियत है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन आरएनए टेम्पलेट। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसका काम है आरएनए टेम्पलेट की हेल्प से डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करना, और ये इसे इसलिए इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ द कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड ऑन डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए की हेल्प से ही डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्या कहते हैं? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए टेम्पलेट की हेल्प से ही डीएनए की फॉर्मेशन। यहाँ पर डीएनए से डीएनए टेम्पलेट से डीएनए क्या बन रहा है, तो इसे इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा? डीएनए पॉलीमरेज। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसमें आरएनए टेम्पलेट से डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है। अगला है जॉइनिंग एंजाइम। तो जॉइनिंग एंजाइम हेल्प इन दी जॉइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स। एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज फ्रॉम ई कोलाई इज यूज टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसे हम मॉलिकुलर ग्लू भी कहते हैं, आणविक फेविकोल भी कह सकते हैं, या गोंद भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं मॉलिकुलर ग्लू। ज्वाइनिंग ऑफ द एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम। ये कौन से एंजाइम है? जो डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए के जो कटे हुए खंड थे उनको चिपकाने का काम करता है। जैसे डीएनए लाइगेज फ्रॉम द ई कोलाई इज यूज टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो ई कोलाई के अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। अगला है एल्किलाइन फॉस्फेटेज। कट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5' एंड ऑफ द linearized circular DNA and prevent its recirculation। रिसर्कुलेशन मतलब वो दोबारा से गोल होने से रोकता है। जो एल्किलाइन फॉस्फेटेज है, ये फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर कटिंग करता है, वो भी किस तरफ? 5' एंड के ऊपर। और क्या कर देता है? एंड ऑफ द लीनियराइज सर्कुलर डीएनए। और ये सर्कुलर डीएनए को लीनियराइज कर देता है, एक पंक्ति में लगा देता है। मतलब वैसे तो वो कैसे होता है? गोल होता है, लेकिन जब आप ये एल्कलाइन इसके ऊपर डालोगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक। और क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द इट्स रीसर्कुलेशन, मतलब दोबारा से गोल ना हो जाए। ये जो डंडी, जो सीधा इसने फीता, जो सीधा स्टैंड किया है वो दोबारा गोल ना हो जाए, इस चीज़ को रोकेगा कौन? एल्किलाइन फॉस्फेटेज। समझ आ गई बात? तो ये आपने कर लेना है। थैंक यू सो मच। आज के क्लास के अंदर हमने सिर्फ एंजाइम की बात की है। लास्ट क्लास के अंदर हम आगे व्हीकल डीएनए की बात करेंगे। ठीक। आज हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम व्हीकल डीएनए की बात करेंगे। ठीक। या वेक्टर डीएनए के बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।